देखिए आज आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं सेट 16 एसएससी सीजीएल 2021 का जो हम एग्जाम एनालिसिस कर रहे थे उसमें आज हम देखने वाले हैं हमारा सेट 16। अभी तक मैंने इससे सभी के सभी सेट प्रीवियस ईयर वाले सभी कंप्लीट करा दी दिए हैं। तो इसे अगर आप देखना चाहते हैं, उनकी लिंक आप चाहते हो तो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो की, आपको सभी की सभी लिंक मिल जाएंगी मेरी वीडियोस की, इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखिए आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं और बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शानदार तरीके से आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ, क्योंकि ज्यादातर 70 to 80% पैटर्न तो रिपीट होता है, बस डेटा अकेला चेंज होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। इसीलिए आपको जरूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर के शानदार टेक्निक आना चाहिए सभी तरीके के। देखिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल आप डेली का एक टेस्ट देखिए, हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री फॉर ऑल है। जस्ट ये ऐप डाउनलोड करना है आपको, आईटीए गवर्नमेंट जॉब, या फिर इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप इसमें फ्री टेस्ट सेक्शन है उसमें जाइए और एसएससी सीजीएल के टेस्ट दीजिए और उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। चाहे तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन ऐप में भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। तो आप इसे देखना बिल्कुल मत भूलें, तभी आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और टाइम बिल्कुल कम है, इसीलिए बिल्कुल देर ना करें, ठीक है। देखिए ये अपना ऐप है आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, शानदार ऐप है बिल्कुल। देखिए ये अपना बैच, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो बिल्कुल। इसकी डेट वैलिडिटी मैंने इंक्रीज कर दी है, अभी 31 नवंबर कर दी है, 199 रुपीज ओनली। तो आप इसे आसानी से परचेस कर सकते हो, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज को, और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है डिविजिबिलिटी रूल से। देखिए मुझे क्या बताना है इसमें, देखिए मुझे के की वैल्यू बताना है। क्या बताना है? के की वैल्यू 5 से डिविजिबल नहीं हो। देखिए 5 से डिविजिबल कब होता है? जब एंड में 0 5 हो। तो देखिए ऑप्शन में 0 5 नहीं है तो कोई मैटर ही नहीं है, 5 से तो डिविजिबल होने वाला ही नहीं है। अब देखिए 6 से डिविजिबल हो, 6 किस किस से मिलकर बना होता है? 2 और 3 से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखिए 2 क्या इवन नंबर, तो जो मेरा आंसर होगा के वो इवन होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 2 बचे, ठीक है। अब देखिए आप, देखिए 4 और 3 7 और 2 9 और 6 15, मतलब 6 यूनिट डिजिट बन गया प्लस के। देखिए 6 3 से डिविजिबल है तो ये के है, ये भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि 6 मेरा आंसर आ जाता है। देखिए अगर मैं जब 6 रखूंगा तो 6 और 6 12, 12 का यूनिट डिजिट 3। देखिए 3 डिजिट सम आया, 3 डिजिट सम 3 से कटता है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा जब मैं के की वैल्यू 6 रख दूंगा, ठीक है। आंसर क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्जाम में आपको कैसे करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इसी टाइप से आपको करना है। देखिए सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को देखता हूं मैं। देखिए आपको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑप सॉल्व कर लिया। अब मैं सॉल्व करूंगा डिवाइड। देखिए 6 से 18 कट जाए तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा ना, ये आ गया मेरा 3, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें भी आपको क्या सॉल्व करना है? देखिए इसे मैं अलग से लिख लेता हूं। देखिए 14 इंटू 7, क्या लिखा है? 14 इंटू 7 मतलब 98, और अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में कितना आएगा? 14। तो किससे कितना आंसर आ गया? 7। देखिए इस वाले को बड़ा बड़ा जी, ये वाला ब्रैकेट है ना, ये वाला, देखिए इसकी वैल्यू क्या? 16 प्लस कितना आया? 7, और माइनस का कितना? ये 3, ये आ गया। ये लिख लिया मैंने। 7 में से 3 गया तो 4, और 16 कितना आ गया? 20। मैं यहां तक आ गया और मेरी वैल्यू 20 आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए 2 से आप काटिए से कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। 25 और 4 कितना होगा? 29, और 29 में से 20 माइनस कर देना है आपको। ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है, इसके बाद की वैल्यू कितनी आई थी? 20। 29 में से 20 माइनस करोगे तो आंसर मेरा आ जाता है 9। शानदार तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। आपको सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपनी टेस्ट सीरीज में भी, ठीक है। इसका आंसर क्लियर हो जाता है, 9 इसका आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी? वर्ग मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर, जो 2 3 10 8 20 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या, कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखिए 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 30 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं। देखिए इसका अंडर रूट कितना होता है? 14 होता है, और इसका 30 होता है। तो ये दोनों आंसर मेरे पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए ये क्या दे रखा है? 0 दे रखी है। देखिए 20 का भाग
किस नंबर में जा सकता है जिसमें कम से कम एक जीरो तो हो, जीरो तो होना चाहिए एंड में। देखिए इसमें जीरो नहीं है तो केवल ये वाला आंसर ऐसा है जिसमें एंड में जीरो है, तो केवल ये आंसर पॉसिबल है जो इन सभी नंबर से कट जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। देखिए इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर है। ये वाला अपना 30% है, कितना है 30% है ये। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को कि संख्या ए और बी संख्या सी से क्रम से 30% और 50% है। देखें ए बी सी, अगर मैं सी को 100% मान लेता हूं तो वो कह रहा है कि वो कह रहा है क्या ए सी से 30%, मतलब कि 130%, बी सी से 50%, कितना 150%। अब क्या पूछ रहा है, देखिए 150 है ये 150%। ये कह रहा है कि ए और बी का अनुपात बताइए। मैंने कहा सर ये जीरो से अगर मैं जीरो काट देता हूं तो आंसर बचेगा मेरा 13:15। ये मेरा आंसर आ जाता है 13:15। ठीक, बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, परसेंटेज रेशो अकेला लेना था बस। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से समझिए। क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदी। कितने में खरीदी? 22,000 में। ठीक है, और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण में 3,000 रुपये खर्च कर दी। देखिए सीपी, टोटल सीपी बताइए कितना आएगा। देखिए 22,000 में खरीदी और 3,000 खर्च कर दिए उस पर एक्स्ट्रा उसकी मरम्मत के लिए, तो टोटल सीपी मेरी बन जाती है 25,000 रुपये। देखिए वो 12% लाभ पर बेच देता है, इसे कितना करता है 12% लाभ पर बेच देता है, बेच दिया। वो कह रहा है यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता, 500 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए अगर मैं किसी चीज को कम में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट कम होगा, ये बात आप समझ रहे हो? समझ रहे हैं। देखिए कितना प्रॉफिट कम होगा, अब ये बात आती है कितना प्रॉफिट कम होगा। देखिए मैंने कितने कम में बेची, आपको मैं बताऊं मैंने कितने कम में बेची, 500 कम में, और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 25,000। इंटू 100 करोगे आप तो 500 से ये कट जाएगा, दो जीरो कितनी बार में 25 50 बार में, 50 से काटा तो 2%, मतलब कि वो कह रहा है कि 500 रुपये कम में बेचा जाता है। अगर मैं 500 रुपये कम में बेचूं ना तो मुझे 2% का घाटा हो जाएगा। कितने परसेंट का? 2% का घाटा हो जाएगा। तो मैं 12% पहले प्रॉफिट होता है और 500 कम बेचने की वजह से 2% का घाटा हो जाता है, मतलब कि अभी भी मुझे 10% का प्रॉफिट होगा। तो ये मेरा आंसर आ जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन था, ये भी सिंपल है। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर इतने का लाभ होता है, इतने का लाभ होता है मतलब प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का एसपी बताइए, सेलिंग प्राइस। देखिए इस क्वेश्चन में इसने एग्जामिनर ने आपको बहुत ज्यादा भटकाने की कोशिश की है। कैसे? देखिए उसने बोला है कि 20% प्रॉफिट कमाता है। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब कि अगर मेरा CP 5 है तो मेरा प्रॉफिट 1 होगा, 1 होगा ये प्रॉफिट 1 और CP 5, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस मेरी होगी 6 यूनिट। देखिए अब इसने बोल दिया कि प्रॉफिट दे रखा है मुझे, मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है मुझे 30.80, और मेरे से पूछी है इसने 6 की वैल्यू सेलिंग प्राइस। 6 का मल्टीप्लाई में 30 में करूंगा तो 180 आएगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, केवल ये आंसर पॉसिबल है, मतलब 184.80। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसमें क्या आपको भटकाने की कोशिश की गई है कि आप फालतू डिस्काउंट मार्केट प्राइस इस पर भटके, इसीलिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है। इतनी लैंग्वेज का एक शब्द मैं बता दूं कि रेट 15% डी टाइम 2 वर्ष था और SI माइनस CI का डिफरेंस 1944 है। बस इतना बोला अभी तक इसने। अब देखिए इसी राशि पर इसी अवधि के लिए, मतलब कि प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी सेम है, रेट 10% कर दूं तो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए पहली कंडीशन बताता हूं, जब रेट 15% थी 2 ईयर के लिए तो CI माइनस SI क्या होता है आप जानते हो क्या? मैं बताता हूं आपको क्या होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%। 15 रखिए, इसमें एक्स की जगह 15 रखिए तो 15 का स्क्वायर बटे में 100, मतलब कि 2.25%। मतलब कि अगर मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने प्रिंसिपल का किया तो मेरे पास 2.25% लौट के आते हैं 2 साल में।
सेलिंग से वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये मुझे दे रखा है, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 1954। अब देखिए वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि सेम प्रिंसिपल पर अगर मैं 10% 2 साल के लिए लगाऊं, 10% 2 साल के लिए लगाऊं, तो हर बच्चा जानता है क्या 10% को अगर 2 साल पे लगाऊं तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100 होता है। मतलब कि टोटल इफेक्टिव रेट मेरी आती है 21% आती है। कितनी आती है? 21% आती है। ये आ गई मेरी 21% रेट, ठीक है। कितनी आ गई? 21% मेरी रेट आ जाती है। अब देखिए आप, मतलब वो मेरे से पूछ रहा है कि जो प्रिंसिपल आएगा उस पर 10% में 2 साल के लिए लगाऊंगा तो मेरे पास 21% आ जाएगा, 21% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है और इसकी वैल्यू मुझे पूछी है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख के बताता हूँ। 1944 वैल्यू किसकी है? 2.25 की, और मुझे वैल्यू दे रखी है, मुझे वैल्यू पूछी है 21 की। देखिए अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ऊपर आ जाएंगी 2 जीरो आ जाएंगी, 25 से काटूँ तो 25 चौक 100, 25 नम्मा ये आ जाएगा। देखिए पहली बात तो 4 4 4 21 है, इसमें कहीं भी जीरो नहीं है, तो ना ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन हो सकता। देखिए 9 से 4 कब आएगा? 9 छक्के 54, मुझे लास्ट में 4 चाहिए, तो 9 का पहाड़ा पड़िए जब एंड में 4 आए। मैंने पढ़ा 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 छक्का 54, ठीक। कितनी बार में? 6 बार में। तो यूनिट डिजिट आया मेरा 6। कितना आया यूनिट डिजिट? मतलब कि जो लास्ट डिजिट 6, 6 दूनी 12, वो सॉरी 6 कम चाहिए, एक है ना, 21 लिखा है, 6 कम 6 आया यूनिट डिजिट। 6 का 4 में किया तो 6 चौक 24 आया, यूनिट डिजिट मेरा 4 आया। तो केवल एक आंसर पॉसिबल है, सी 18,144 आंसर हो जाता है मेरा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एग्जाम टाइम की प्रैक्टिस है, टाइम कम बचा है, जल्दी से जल्दी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए लेवल अपना अच्छा चल रहा है। देखिए 80% एंड 90% प्योर एसिड सॉल्यूशंस। प्योर एसिड सॉल्यूशन मतलब कि देखिए 2 एसिड से 2 बोतल थी जिसमें 80% एसिड था, एक में 90% एसिड था, ठीक है। मिक्स्ड टू ऑब्टेन 20 लीटर्स ऑफ 87% प्योर एसिड सॉल्यूशन। देखिए मुझे 20 लीटर का घोल बनाना है जिसमें 87% प्योर एसिड होना चाहिए। क्या मैं दोनों को मिलाऊं, इस प्रकार मिलाऊं कि जो घोल तैयार हो वो मेरे पास वो कितना होना चाहिए? 20 लीटर का होना चाहिए, और उस 20 लीटर में भी 87% एसिड होना चाहिए, ठीक है। 13% कुछ भी हो लेकिन 87% एसिड होना चाहिए। देखिए फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 80% प्योर एसिड। अब मुझे ये बताना कि जो 80% एसिड मैंने जो मिलाया था ना, उसकी कितनी मात्रा मिलाई, ये मुझे बताना है। देखिए मैंने कहा 2 एसिड मुझे मिलाना है, 80% और 90%, और दोनों को मिला के मुझे 87% वाला एसिड बना देना है। तो एलिगेशन लगाते हैं अपन। 3% आया, रेशो कितना आया? 7% आया, मतलब कि 3:7। कितना आया? 3:7। मतलब कि टोटल मिक्सचर 7 और 3 10 यूनिट का, 10 यूनिट का था। लेकिन एग्जामिनर ने कहा कि टोटल मिक्सचर 20 लीटर का बनाना है, मतलब कि 10 यूनिट की वैल्यू 20 दे रखी है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि बताइए कि 80% शुद्ध अम्लीय घोल की कितनी मात्रा मिलाई गई। मैंने कहा 80% की 3 यूनिट मिलाई गई है। कितनी मिलाई गई है? 3 यूनिट। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 0 से 0 काटा तो 3 दूनी 6 है, मतलब कि 6 लीटर 80% वाले की मिलाई गई है। तो ये अपना आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत यदि अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिए जाए तो औसत में कितनी वृद्धि या कमी होगी। देखिए 2 को हटाया गया है तो 1 से बढ़ेगा। तरीका बताता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए 11 का औसत डी था, मतलब डी इधर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 संख्याएं इधर थी, 1 2 3 4 5 इधर थी, ठीक है। ये आ गया। अब वो ये कह रहा कि अंतिम 2 को हटा दिया जाए, इन 2 को हटा दिया जाए, इन दोनों को हटा रहा हूं मैं। तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए 1 2 3 इधर, 4 5 इधर, ये 5वीं नंबर देखिए ये वाली, 1 2 3 4 5वीं ये भी। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला मेरा एवरेज हो जाएगा। और यहाँ के लिए यहाँ तक मैं कैसे आऊँगा? यहाँ से देखिए डी में 1 घटा दूंगा मैं तो ये वाली वैल्यू तक पहुंच जाऊंगा। तो कितना एवरेज पर क्या फर्क पड़ा? डिक्रीज बाय ए 1 से घट जाता हूँ। देखिए दूसरा तरीका बताता हूँ। पहला तरीका आपको बेसिक से समझा दिया, अब दूसरा तरीका देखिए। 2 संख्याओं को हटा दिया जाता है, कितने को? 2 को हटा दिया जाता है, 2 को 2 से भाग दे दो, 2 को हटा दिया जाता है, 2 को 2 से भाग दूंगा तो माइनस का 1, मतलब कि डिक्रीज बाय 1। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो उसे, ठीक है। कितने का डिक्रीमेंट हुआ, कितने पर हुआ? 2 पर, 2 संख्याओं को।
नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एक्चुअली में ये किसका क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मेरा टाइम एंड वर्क का है। फोकस बिगड़ रहा है इसका, एक सेकेंड। टाइम एंड किसका क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क का। बस थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करती है। देखिए क्या कह रहा है, एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के 25 दिनों का खाना का प्रबंध है। ठीक है, देखिए 350 लोग 25 दिनों तक खा सकते हैं, ये उसकी व्यवस्था थी। अब देखिए 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, अब कुछ लड़कों को 10 दिन के बाद ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। यह पाया गया कि अभी 21 दिनों का प्रबंध है और है। ठीक है, 21 दिनों की व्यवस्था और है। तो बताइए कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया। अब मुझे बताना कि कितने छात्र ऐसे थे जिन्हें दूसरे छात्रावास में भेज दिया गया। तरीका समझिए। देखिए मेरे पास 350 लड़कों के 25 दिनों की व्यवस्था थी। कितने दिनों की व्यवस्था थी, 25 दिनों की। ठीक है, जो 350 लड़के थे ना, वो 10 दिनों तक खाकर गए। ध्यान रखना, क्या 10 दिनों के बाद गए, मतलब कि 10 दिनों तक 350 लोगों ने खाना खा लिया है। 350 लोग 10 दिनों तक खाना खा के गए हैं। ठीक है, तो कितने लोग बचे आप बताइए। 10 दिनों तक खाकर गए हैं तो कितने दिन बचे। मैंने कहा सर केवल 15 दिन बचे हैं, 15 दिन। ठीक है, 15 दिन का खाना बचा है। कितने लोगों का, 350 लोगों का। कितने लोगों का खाना बचा है, 350 लोग। देखिए 350 लोग अगर 25 दिन खा जाते तो खाना खत्म हो जाता, लेकिन 350 लोग केवल 10 दिन खाकर गए, तो 350 लोगों का 15 दिन का खाना बचा है। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना बचा हुआ खाना है। अब देखिए आने वाले लोग कैसे खाएंगे इसे। देखिए आने वाले लोग क्या करते हैं, अभी 21 दिनों तक प्रबंध है। देखिए आने वाले लोग इसे 21 दिनों तक खाएंगे। आने वाले लोग इसे 21 दिनों तक खाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि आने वाले लोग कितने हैं। मैंने मान लिया कि एक्स लोग थे जो आप आएंगे। अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए मैंने कहा कि 7 तिया 21 और 7 पंजा 35 आ गया। ठीक है, मैंने काटा 3 5 15 आ गया। ठीक है, 55 25 और एक जीरो, 55 25 और एक जीरो, मतलब 250 लोग। मतलब मुझे ये पता चल गया कि 10 दिन बाद जो कुछ लड़के गए थे उसके बाद 250 लोग हॉस्टल में बचे थे। कितने लोग बचे थे, 250 लोग। पहले कितने लोग थे, 250। अब कितने बचे हैं, 250। पहले कितने थे, 350। अब कितने बचे हैं, 250। मतलब कि 100 ऐसे लोग थे जो बेचारे हॉस्टल से चले गए दूसरे हॉस्टल में। ठीक है, आ गए आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने एक स्थान जेड से पी तक। क्वेश्चन अच्छा जरा ध्यान से समझना क्या कह रहा है। देखिए राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से यात्रा की। एक पॉइंट ये था, यहां से यहां तक गया, जेड से पी तक गया, इसकी डिस्टेंस डी है और टाइम उसने टी दिया होगा। मैंने मान लिया कि डिस्टेंस टी है और टाइम उसने टी दिया होगा, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम मैंने मान लिया कि 130 किलोमीटर पर आवर। ये चीज उसने दे रखी है मुझे। ठीक है, ये चीज उसने दे रखी। अब देखिए क्या कह रहा है। देखिए उसने पहली 75% दूरी, उसने पहली 75% दी थी। देखिए 2 पार्ट में दूरी तय कर रहा है वो, एक पार्ट इधर का और एक पार्ट इधर का। देखिए पहली 75% दूरी डिस्टेंस का 2/3 समय में, 2/3 समय में 2/3 टाइम का 2/3 पार्ट, और ये डिस्टेंस का 75%। डिस्टेंस का 75% उसने टाइम की 2/3 में पूरा कर लिया था, कर लिया। अब आप ये बताइए अगर उसने 75% किलोमीटर चल लिया है तो कितना टाइम बचा। मैंने कहा सर जी उसकी डिस्टेंस अभी 25% और बची है। कितनी बची है, 25% और बची है। 75% अगर उसने चल लिया, अभी भी उसकी डिस्टेंस 25% बची है। अब देखिए टाइम अगर 2/3 निकल गया, मतलब कि 3 में से 2 वाला टाइम चला गया, तो अभी टाइम कितना बचा है। मैंने कहा सर अभी 1/3 टाइम बचा है, टाइम का 1/3 बचा है। ये मुझे पता चल गया। ठीक है, ये समझ गए आप। देखिए और अब इसने बोला है कि, और इस यहां तक तो लिख लिया, इसकी जानकारी इसने दे रखी है। 75% दूरी 2/3 समय में, और शेष दूरी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। किससे, x किलोमीटर पर आवर। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट उसने चला, इसकी स्पीड दे रखी है x किलोमीटर पर आवर। कितनी दे रखी है, x किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसी बात का फायदा उठा के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और x/2 निकालता हूँ। देखिए x बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या दे रखी है, डिस्टेंस
कितनी दे रखी है 1/4, 1/4 ही है ना। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, डिस्टेंस का 1/4 दे रखा है। ऊपर क्या लिखा मैंने, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि x किलोमीटर इस वाला पार्ट का वो दे रखी, स्पीड दे रखी, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना है, t/3 दे रखा है। मैंने कहा ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करोगे, यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम पड़ रही है। देखिए इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं, यहां लिखना स्टार्ट करता हूं। क्या x बराबर आ जाता है मेरा, गौर से आपको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि d ऊपर आएगा, t नीचे आएगा, इनटू में 3 जो नीचे था, ये जो 3 जो नीचे था वो ऊपर पहुंच जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये बात मेरे को समझ में आ गई, ये बात मेरे समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है सर। मैंने कहा 3/4 को 3/4 को आप ऐसा टेस्ट छोड़ दो, और d/t की वैल्यू 130 किलोमीटर दे रखी है उसने, 130 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो आपको 130 किलोमीटर पर आवर लिखना है। 130 लिखा, ठीक है। क्या किया मैंने, d/t की वैल्यू रख दी मैंने 130। आ गया समझ में, कितना आ गया, 13×3 = 39, 390/4 मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन समझिए वो अभी नहीं था, वो कह रहा कि अभी x की वैल्यू नहीं, x/2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब कि x में 2 का भाग देना है, x में 2 का भाग भी देना है, मतलब कि जहां 2 का भाग दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 चौक 8, कितना हो गया 8, 8 का भाग इसमें दोगे तो 8 चौक 32, 7 बचा तो 70, 8 7 56, 8 अटेंगे 64 दशमलव समथिंग, 8 का भाग 390 में दोगे तो 48 दशमलव समथिंग आएगा। ये मेरा आंसर हो जाता है। आपको क्वेश्चन इसी टाइप से करना है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाओगे। कोई भी उल्टी सीधी मैटर लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप इसे, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये दे रखा है, क्यूब पे जाना है, तो आप जानते हो कैसे जानते हैं, 5k³ माइनस का 3k इंटू एक एक्स्ट्रा वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई है जो दे रखी होती है वो। देखिए k³ कितना है, 5 का क्यूब कितना होगा 125, माइनस 3 कितना है, ओके, k की वैल्यू 5 दे रखी है, इंटू समथिंग, समथिंग क्या होता है, इसका फैक्टर इंटू इसका फैक्टर, इसका फैक्टर तो बने लेकिन इसका फैक्टर 0.4 है, तो आपको 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 15, 15 चौक 60, एक जीरो दे रखी है इसलिए 6 आएगा, 125 में से आप 6 घटाओगे तो 119 आपका आंसर आ जाता है। ये मेरा आंसर आ जाता है शानदार तरीके से। देखिय नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू मुझे पूछी है x² + 1/x² की वैल्यू दे रखी है मुझे 18। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं और अंडर रूट ले लूं, क्या अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं, 18 में 2 ऐड कर दूं और अंडर रूट ले लूं, तो मेरे पास वैल्यू x + 1/x की आ जाती है। अगर आप SSC CGL की तैयारी सही में कर रहे हो तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी यहाँ पे समझने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 की मतलब होता है 2√5, अंडर रूट 20 ही लिखा रहने देता हूँ मैं, ठीक है, अंडर रूट 20, ठीक है। अब वो कह रहा है कि x³ + 1/x³ बताइए। ये भी मैंने आपको बता रखा है, क्या कैसे कैसे करते हैं इसका, k³ माइनस का 3k, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, √20 का स्क्वायर करोगे तो 20 आएगा, 20√2, 20√20 माइनस का 3√20, मतलब कि 20 में से 3 गए तो कितना बचा 17√20, और √20 की वैल्यू सब पता है 2√5 होती है, मतलब कि 34√5 मेरी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि √20 की वैल्यू 2√5 होती है, तो इसमें मैंने रखा तो 17 दूनी 34√5, ये मेरा आंसर आ जाता है शानदार तरीके से, ठीक है। बिना टाइम गवाते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अपनी स्टार्ट हो जाती है 14 नंबर के क्वेश्चन से, ज्योमेट्री मतलब कि एडवांस मैथ्स स्टार्ट हो गया यहाँ से। आप देखिए PA और PB भारी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं, देखिए ये मैं समझा देता हूँ। PA और PB क्या है, इसकी टेंजेंट है, O इसका क्या सेंटर है, A और B इसकी क्या हो गई कॉर्ड, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है मेरे से, OAB, OAB ये पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछा गया मेरे से, ये वाला। देखिए क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे 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 ड्रॉ करोगे ऐसे। तो आप ये भी जानते हो कि ये जो लाइन होती है वो एक्चुअली में एंगल बाइसेक्टर होती है एंगल P का, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी 21 डिग्री।
ठीक है, ये कितनी आ जाए 21 डिग्री। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आप समझ जाओगे कि ये भी 21 डिग्री होगा। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आप समझ जाओगे कि ये 21 डिग्री होगा। अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि आप जानते हो कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। देखिए अगर ये 90 है, ये 21 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 में से घटा दोगे आप तो कितना आएगा? 30 घटाइए तो 60, 69 आ गया। कितना आ गया? 69 डिग्री। ठीक है, ये 69 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल चाहिए मुझे। देखिए क्या करता हूँ मैं, ये कितना है? 90 डिग्री का। ये देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये कितना है? 90 डिग्री का। देखिए अगर ये 69 है तो 90 में से इसे घटाओगे तो कितना आएगा? 90 में से 69 घटाओगे तो कितना आएगा? 21 डिग्री। वैसे भी यहाँ जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ होता है 21 डिग्री। और मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया कि 21 डिग्री कैसे आया। सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा रिपीटिव है, सबसे ज़्यादा मोस्ट मानना है इसे, बार बार रिपीट करता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए दो समकेंद्रित वृत्त, मतलब कि एक ही केंद्र उनका, घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264। आंतरिक परिधि मतलब इस वाले की, मतलब कि उसने 2 पाई आर की वैल्यू मुझे उसने 264 दे रखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पथ की एक समान चौड़ाई 3 है। ये जो पथ है इसकी चौड़ाई 3 मीटर है। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। वो बोल रहा है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मुझे इसका एरिया ज्ञात करना है। इसका कैसे ज्ञात करोगे? सिंपल है। देखिए 22 से काटता हूँ एकम, 22 एकम 22, 4 बचा तो 22 दूनी 44 आ गए। ठीक है, 2 से काटा तो कितना आया? 2 का भाग दूंगा 6 आया, और 6 7 42। रेडियस कितनी आ जाती है मेरी? 42। अब आप बताइए कि बड़ी वाली रेडियस कितनी आएगी। देखिए ये छोटी वाली 42, तो ये बड़ी वाली के लिए क्या करूंगा? 3 ऐड कर दो, बस 3 ऐड कर दो तो बड़ी वाली आ जाएगी कितनी? 45 आ गई। आपके समझ में आ गया कि रेडियस कैसे आए। अब आप देखिए दूसरा तरीका। देखिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया ज्ञात करता हूँ मैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया ज्ञात करता हूँ, फिर बड़े वाले में छोटे वाला घटा दूंगा तो मेरे पास इस वाले पार्ट की क्या आ जाएगी? इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। देखिए बड़े वाले पार्ट का एरिया बताइए क्या? पाई आर स्क्वायर होगा। छोटे वाले पार्ट का एरिया बताइए? पाई आर स्क्वायर। और इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो ऐसा फॉर्मेट दिखेगा कुछ, पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, कैपिटल आर में से आर स्क्वायर घटाओगे तो एक फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा होगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस वी ए प्लस बी, ए माइनस वी ए प्लस बी, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का प्लस 87, कितना आया? 87। ठीक, ये आ गया। 5 और 2 7, 4 और 4। ठीक है, ये 7 से कोई सा वैल्यू नहीं कट रहा है। तो देखिए क्या करते हैं अपन, देखिए क्या करता हूँ। देखिए ये किस किस से मिला? 11 गुणा 2 से मिलकर बनाया ना, ये 11 गुणा 2। तो मैं क्या करता हूँ, 2 इसका ले लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ। 11 गुणा 2 लिख दिया मैंने, 2 दिया 6, 6 गुणा 87 की थी, 6 7 42, 2 आया हासिल की, 4 आया, 6 और 48 और 4 52 आ गया। इसमें आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है। 6 7 42, 2 हासिल की 4, 6 48 और 4 52। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 2 2 और 2 4, 5 और 2 7 और 5। अब इसमें आपको 7 से भाग देना है। 7 का भाग दोगे आप तो 7 8 56। पहला डिजिट कौन सा आ गया? 8। खत्म बात। आगे मैं क्यों जाऊं, शुरू में ही दे रखा उन्हें 6 7 8 9, 8 जिसकी शुरुआत है वो मेरा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार देख रहा हूं मैं इस टाइप के सेट्स में कि कभी ये पूछ रहा है, इस SCGL के एग्जाम में ये पूछ रहा है कि ये ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट है। देखिए पहला आपको तरीका बता देता हूं क्या। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन है सी स्क्वायर, सॉरी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है सी स्क्वायर तो ये वाला मेरा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। कौन सा? ऑब्ट्यूस, ये प्रॉपर्टी है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा सी स्क्वायर तो ये एक क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। इसमें वैल्यू पिट कीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे तो आप बुक से भी कर सकते हो, लेकिन तरीका देखिए मेन क्या है। मैं एक
ट्रिपलेट जानता हूं 7, 24, 25, ठीक है। ये वाली वैल्यू 25 नहीं है, 30 है। क्या है? 30। 25 से ज्यादा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अगर कम होती तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, आ गया आपको? देखिए क्वेश्चन देखिए अपना क्या कह रहा है। एपीवी की माप ज्ञात कीजिए। एपीवी देखिए, अगर सरकमफेरेंस पे 50 है तो सेंटर पे 100 होगा। कौन जानता है? सबको पता 100 होगा। ये बात भी मुझे पता कि ये इनका सम 180 होता है ना। इन दोनों का भी सम कितना होता है? 180। अगर ये 100 है तो ये कितना रहा होगा? 80 डिग्री। आंसर आ गया। एक्चुअली में आप देखोगे तो ए ओ बी पी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। ठीक, देखो ए और बी का सम 180 होता है, इसी प्रकार ओ और पी का सम 180 होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो उसे। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा के आपको आंसर ज्ञात करना है। ये 65 देखिए क्या पूछ रहा है मेरे से, ए बी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर पूछ रहा है। देखिए तरीका बताता हूं, अगर आपको ए बी स्क्वायर पता चल जाता है तो आप बी डी स्क्वायर पता कर लोगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक कर लोगे ना? हाँ देखिए, ए बी पता करता हूं। मैंने कहा कि ए बी का तो फॉर्मूला मुझे पता है क्या, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी। कितना पता है? ए डी गुणा ए सी। अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है ज्योमेट्री में तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। ये 3 से 4 फॉर्मूलेट सिमिलरिटी लगा के ड्राइव होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? ए डी कितना है? 6, ए सी कितना है? 11, मतलब कि 11 छंग 66। ए बी स्क्वायर मेरा 66 आ जाता। अब देखिए आप, ए बी स्क्वायर 66 आ जाता। देखिए 66 से कम आंसर तो मेरा हो ही नहीं सकता, केवल एक आंसर पॉसिबल है मेरा, 96। अब मैं करूंगा कैसे? या तो देखिए ए बी स्क्वायर का कम कितना आ गया? 66। वो कह रहा है क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आएगा, सम बी डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैंने कहा कि ए बी स्क्वायर मैंने 66 निकाल ली, तो मैं जानता हूं कि लेंथ है तो पॉजिटिव होगी, कुछ तो ऐड करूंगा मैं, समझ रहे हैं? कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तो 66 तो आंसर बड़ा ही आएगा, तो 96 पॉसिबल है। अदरवाइज आप, ये कितना आ गया? हाइपोटेनस, ये इसकी दो साइड आ गई, इसमें आप पाइथागोरस लगाओगे तो आप इसे भी निकाल सकते हो पाइथागोरस की हेल्प से। मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं समझ गया कैसे आया। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पहला तरीका, आपको फॉर्मूले याद हो सारे के सारे कि सर मुझे ये फॉर्मूले याद है, इसमें ये पुट किया, जे आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आपने अच्छे ज़्यादा प्रैक्टिस की हो। दूसरा तरीका, इसमें वैल्यू पुट करके देख लो। मैं 0 और 90 पुट नहीं करूंगा क्योंकि 0 पुट किया तो साइन 0 0 होता है, ये दे रखा है, साइन 91 होता है, ये दे रखा है, मतलब 0 और 90 तो मैं पुट कर ही नहीं सकता, पहली कंडीशन फुल। 30 60 90 तो सॉरी 30 20 45 और 60 3 एंगल बचते हैं, कोई एक रख लेता हूँ। 30 डिग्री लिया मैंने, पुट करके देखते हैं। कॉसेक 45 डिग्री कितना होता है मैं आपको बता दूं तो 2 होता है। कितना होता है? 2। कॉसेक 45 डिग्री कितना होता है? 2 होता है। 2 की घात 4 16 आया। 1 माइनस कॉस की घात 4, देखिए कॉस 30 डिग्री में आपको बता दूं तो क्या होता है? √3/2 होता है। अब इसकी पावर मुझे 4 करना है तो क्या आएगी? 9/8। देखिए इसकी पावर 4 करोगे आप, √3 का स्क्वायर करो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करो तब जाके 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करो 8। समझ गए ये कैसे आया? आ गया आपको समझ में। -2 कॉट स्क्वायर, देखिए कॉट 30 डिग्री होता है मेरा √3 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मैं लिख लेता हूँ अभी। 3 ये आ गया, ठीक है। मैंने कहा सर कितना आएगा ये? एक सेकेंड, मैंने थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर दी क्या? 8 आया, 8 माइनस, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इसमें। कहाँ पे? कोसेक 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 2 की पावर, हाँ ये ठीक है। 1 माइनस कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। सॉरी एक सेकेंड, 2 दूनी 2 की पावर 4 और 4 की घात 16, सॉरी यहाँ 16 आएगा, ठीक है। 2 की घात 4 करोगे तो 16 आएगा, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। देखिए 16 माइनस 9 कितना आएगा? 16 माइनस 9 कितना आएगा? 7/16।
गुणा 16, 3 दूनी 6 और -1 माइनस का 7, 16 से 16 कटा, 7 - 7 0। एक ही आंसर पहुंचे, क्योंकि देखिए आप इसमें 30 डिग्री लगी, जीरो नहीं बनना, इसमें 30 रखी, जीरो नहीं बनना, तो केवल एक आंसर पॉसिबल है मेरा डी। वैल्यू पुटिंग से करोगे आसान पड़ेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे पहले तो देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगी और क्वाड्रेटिक सॉल्व भी करना पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 6 tan a इसमें कीजिए तो 6 tan स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 tan स्क्वायर a आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए 6 tan a का इसमें करोगे आप तो कितना आएगा? 6 tan a, और ये वाला tan इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 7 tan a, प्लस का 7 tan a, और ये प्लस का 5 दे रखा है, इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में 0 आ गया 0। अब देखिए आपके के सामने ये आ जाता है। अब देखिए आपके सामने एक चीज डाउट आती है, क्या? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए। 6 × 5 = 30, दोनों का मल्टीप्लाई, दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई -30 आए, और सम करने पर देखिए इसका उल्टा ले लेता हूं मैं, +7 है ना, तो सम करने पर माइनस का 7 आना चाहिए। बताइए ऐसे दो नंबर आपके माइंड में आ रहे हैं कि दो सम करूं तो 7 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए। मैंने बोला कि अगर मैं -10 + 7 करूं, -10 + 3 करूं, देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा? मैंने कहा सर माइनस का 7 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -30 आएगा। ठीक है, वैल्यू पता चल गई। 10 स्क्वायर का फैक्टर कौन है? 6, दोनों में 6 का भाग दीजिए। देखिए या माइनस या प्लस, देखिए आप यहां जाओगे कि जो 10 a है ना वो 0 और π/2 के बीच में, और कभी भी 10 0 से π/2 के बीच में नेगेटिव नहीं होता, 90 के हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, तो ये मेरा पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। केवल 3/6 मतलब कि 1/2, 1/2। एक 10 a मतलब ये वैल्यू किसकी आई है? 10 a की आई है। एक बार लिख दूं मैं आपके सामने कि 10 a की वैल्यू 1/2 आई है, मतलब परपेंडिकुलर 1 और 2 बेस, तो 2 दूनी 4 और 1 5, √5 मेरा हाइपोटेनस आ जाता है। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, प्लस कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब कि परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन में हाइपोटेनस मेरा आंसर आएगा, मतलब कि 2 और 1 3/√5, डी मेरा आंसर आ जाता है। ठीक, आगे से आप समझ में आपके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसके डीआई के क्वेश्चन जो आगे के होने वाले हैं वो तो आप कमेंट करके मुझे बताते ही हो कि आप कैसे, आपको आते हैं कि नहीं। आपने एक भी बार कमेंट नहीं किया मतलब कि आपको आते हैं डीआई के क्वेश्चन। देखिए ये पहले ये 30 डिग्री लगा, एक सेकेंड। 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे हैं। एक 18 मीटर का खंबा है और एक 32.5 मीटर का खंबा है। मैंने ब्रेक कर लिया 18 और 12.5 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि तार क्षैतिज से मतलब ये से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितनी देगा? 30 डिग्री का। अब मुझे बताना कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक सेकेंड, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं सही लिखा है। दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं, दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। ये तार से जुड़ा हुआ है ना, इस तार की लंबाई बताइए। देखिए ये क्या है? परपेंडिकुलर, वो क्या है? हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन बताने के लिए मैं यूज करूंगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2, मतलब कि अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनस 2 होगा। अगर परपेंडिकुलर 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 12.2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? इसका 2 गुना 25 आ गया। सिंपल था, बस आपको इसी टाइप से एग्जाम में फोड़ के आना है। देखिए 39 मिनट्स की वीडियो है, 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है ये आप सभी के लिए। बहुत शानदार तरीके से प्रॉपर मेथड बताई है मैंने आपको, और कोशिश ये भी की है कि आपको कम समय में अच्छे से अच्छा मैं समझा पाऊँ। सभी पॉसिबल मेथड जो बेस्ट हो सकती है किसी क्वेश्चन के लिए वो मैंने आपको बताई है। अदरवाइज आप XYZ मान के कुछ भी कर सकते हो, कितना भी टाइम लगा उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम निकालना है तो प्रॉपर अप्रोच आना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।